नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जिसको हम NASB बोलते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि लर्निंग आउटकम्स के बेस होगी। इस सीरीज़ में हम जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो 12 लर्निंग आउटकम्स कक्षा 10 के लिए दी गई है, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। सबसे पहली जो लर्निंग आउटकम है M1001 जो कि हमारी चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट लर्निंग आउटकम M1001 की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा वास्तविक संख्या है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले बच्चों, हमारे पास इसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या है। तो हमें प्यारे बच्चों ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। जो संख्याएं दी हुई है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ए ऑप्शन में है वर्गमूल 3, बी ऑप्शन में है वर्गमूल 5, सी ऑप्शन में है वर्गमूल 3 और डी ऑप्शन में है वर्गमूल 4। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरह से वर्गमूल 5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 4 से तो हमें 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी कि वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से सोचना है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब की बार हमें ये बताना कि कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हमें बताना कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अगर वो परिमेय नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। अब जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो वो खत्म होती है और ना वो रिपीट होती है। दशमलव प्रसार जिसका ना तो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर फर्स्ट की बात करें, अब देखो जब इसको दशमलव रूप में लिखा गया है तो ये खत्म हो गया, एक अंक के बाद खत्म हो गया। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है कि यहाँ पूछा गया कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। तो हमें इसमें से अपरिमेय संख्या छांटनी है। हमें क्या करना है? इसमें से अपरिमेय संख्या छांटनी है। अब 0.3, तो 0.3 यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत आ गया। तो शांत आ गया दशमलव प्रसार, तो ये कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे जब इसको दशमलव रूप में लिखा गया है तो ये बार बार आ गया 0.66666, तो ये रिपीट कर गया। तो ना तो अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? ना तो रिपीट करना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, ना ही खत्म होना चाहिए। यहाँ पे एक दशमलव के बाद रुक गया, समाप्त हो गया, और यहाँ पे रिपीट कर गया। तो ये रुकने की वजह से और ये हमारे पास किसकी वजह से? रिपीट होने की वजह से अपरिमेय संख्या नहीं हुई, यानी कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब देखो प्यारे बच्चों, 22/7 ये तो p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये भी परिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या बचा? सी ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका a बराबर है bq जमा r। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका a बराबर है bq जमा r का प्रयोग करके 24 और 6 के लिए
योग 24 और 6 के लिए करने पर r यानी कि शेषफल का मान होगा। देखो आप इसको वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बना दिया। अब आप सोच के देखो कि उसने कहा कि r यानी कि शेषफल का मान क्या होगा। जब हम 24 और 6 में से बड़ी संख्या 24 है, तो जो 24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24 पूरा कट जाएगा हमारे पास। अब हम 24 को जब 6 से करेंगे, 6 चौके 24, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि जो 24 है वो कैसे बना होगा, 24 हमारे पास कैसे बना होगा, 6 गुना में 4 जमा 0, यानी कि जो शेषफल है वो तो 0 है हमारे पास। तो r हमारा शेषफल ही तो है, तो r का मान कितना आ जाएगा, 0। तो 4 0 1 6, तो 0 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसके बाद है हमारे पास कि 60 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर हमें प्राप्त होता है। जब हम 60 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों, एक तो तरीका ये है कि आप इसको सोल्व कर दें पहले साइड में। अब आप दूसरा देखो, डायरेक्ट बिना सोल्व करे भी यहां से कैसे पता चल सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो 6 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 पे भी भाग हो रही है और 3 पे भी भाग हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे जो 15 है ये भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 पे भी भाग हो रही है, ये 5 पे भी भाग हो रही है। और यहां से देखो, इसके बारे में सोचो एक बार, 2 की शक्ति 2 है, यानी कि ये 2 गुना 3 गुना 5 है। अब देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। अब ये देख लो इनकी गुना 60 बनती है कि नहीं, तो 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी कि ये सही है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, प्यारे बच्चों, आप इसके अभाज्य गुणनखंड बना लें, जैसे हम बनाते हैं। तो जैसे 60 है हमारे पास, सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 2 पे, तो ये 30 आ जाएगा। फिर 2 पे ये 15 आ गया, फिर ये 3 पे 5 आ गया, और ये फिर 5 पे 1 आ गया। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, और 2 गुना में 2 यानी कि 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2, 3 गुना में 5। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 की शक्ति 2 गुना में 3 गुना में 5, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5th, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो मेरे बच्चों, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो ये कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी भाग हो जाएगी, फिर 11, फिर 13, इस तरह से चलती रहती है। अब प्यारे बच्चों, आप इन अभाज्य संख्याओं के बारे में देखें तो सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, सम अभाज्य संख्या। 2 के अलावा बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी कैसी है, विषम है। और इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, जो सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले कौन सी आ रही है, 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कैसी है, विषम है। अच्छा, अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या एक ही है, बस यही छोटी है, यही बड़ी है, सारा कुछ यही है। तो कितनी सम अभाज्य संख्याएं है, एक ही है, बस ये कौन है, वो 2। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। तो यहां से यहां पूछा गया था सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो कौन सी हो जाएगी वो हमारे पास, ऑप्शन ए में 1 2, ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, ये सम है। अब ये देखो विषम अभाज्य संख्या तो है लेकिन सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी कौन सी है, 3। अब प्यारे बच्चों, मैं अगर यहां से विषम शब्द को हटा दूं, मान लो मैं विषम शब्द को यहां हटा दूं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2।
तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो आप 72 और 120 को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक में करना चाहे तो एक में भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। 120 2 पे किया, 36 फिर 2 पे किया 18, फिर 2 पे किया 9 और 3 पे किया 3 और फिर 3 पे किया तो 1 आ गया। 2 पे किया तो 60 आ गया, फिर 2 पे किया तो 30 आ गया, फिर 2 पे किया तो 15 आ गया, 3 पे किया तो 5 आ गया और 5 पे किया तो 1 आ गया। तो यहां से देखो आप, हम 72 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। और 120 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 5। तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ थोड़ा सा शूट करें, देखो इससे 1 2 मिल जाएगा, फिर इससे भी 1 2 मिल जाएगा, इससे भी 1 2 मिल जाएगा, इन दोनों से 3 मिल जाएगा और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 और 5 हम लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 पंजे, 72 की 5 से करनी है, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। तो आप देख लें इसमें 360 है कि नहीं। अगर 360 है तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन 360 है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप उस तरीके से भी चलना चाहें तो उसको भी एक बार देख लें। जैसे हमने ये दोनों अलग अलग किए हैं, 72 और 120 को अलग अलग किया है हमने यहाँ पे। आप चाहो तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, आप इनको चाहो तो एक बार में इकट्ठा ही ले सकते हैं। उसको देखिए आप कैसे करेंगे। मान लो आप इनको एक में ही ले लेते हो, 72 और 120। तो पहले आपको वो चेक करने हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड लेने हैं जो दोनों को काटता है। जैसे 2 पे किया तो ये 36 आ गया और ये 60 आ गया, फिर 2 पे किया तो ये 18 आ गया और ये 30 आ गया, फिर 2 पे किया तो ये हमारे पास 9 आ गया और ये 15 आ गया। अब 3 पे किया तो ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। अब इकट्ठे नहीं कटते ये, तो आप ले सकते हो। आप 3 पे किया तो 1 आ गया, ये 5 ऐसे ही लिख दिया, और 5 पे किया तो ये 1 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72 और 72 की 5 पे करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो एक में ही आप लेके चल सकते हैं। एक तो बात ध्यान रखनी है, अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और पहले वो लेने हैं जो मतलब पूरे पूरे दोनों को काट दे। ऐसे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं जो दोनों के हों, गुणनखंड दोनों के पहले वो लेने हैं, फिर जो बाकी के जो बच जाएंगे बाद में। अब देखो ये यहाँ पे आने के बाद और यहाँ तक तो थे ये वाले चारों, इसके बाद बेशक आप इन दोनों को ऐसे लिख दें क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं है, तो आप इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट तक एक एक तक ले जाए उसमें भी बना सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कौन सा तरीका करते हैं। पहले बच्चों ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये हमने एलसीएम का एक क्वेश्चन किया है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 36 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए भी आप इन दोनों को एक में ही ले सकते हैं। 36 और 30 है तो पहले 2 पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 18 आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये कितने पे कैंसिल हो जाएंगे, 3 पे हो जाएंगे दोनों, 3 6 18 और 3 5 15। अब दोनों इकट्ठे किसी पे होंगे नहीं, एक के अलावा किसी पे नहीं होंगे। तो एचसीएफ सीधा ही 2 गुना में 3 6 इसका एचसीएफ आ गया। आप दोनों को अलग अलग करके करना चाहें तो दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। 36 के लिए अलग कर ले और 30 के लिए अलग कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास जो 36 और 30 है उसका एचसीएफ आ जाएगा 6, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये बताना कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है कि जो परिमेय संख्या दी हुई है ये अंश है, ये हर है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो अगर आपको हर में हर को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे उसके अंदर जो गुणनखंड है 2 आए, 5 आए या दोनों आ जाए, सारे 2 हो, सारे 5 हो, कुछ 2 हो और कुछ 5 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर गुणनखंड 2, 5 या दोनों है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका जो हर है उसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे, जो अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, कुछ 2 हो और कुछ 5 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहां से हमें इनके अभाज्य गुणनखंड देखने हैं बना के। सबसे पहले तो है हमारे पास 1325। अब देखो 2 पे तो कैंसिल होता नहीं, 3 पे 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, तो 3 पे भी नहीं हो सकता तो 5 पे ही करते हैं। 5 दूनी 10, 3 बच के 5 छीके 30, 2 बच गए और 5 पंजे 25, फिर 5 पे किया, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1 और 5 पे 15। तो ये आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों। अब तो ये तो 53 ही हो सकता है। तो 1325 इसको हमने लिखा 5 गुना में 5 गुना में 53। अब देखो 5 कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 5 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। तो इसकी वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया, अशांत हो गया। किसकी वजह से अशांत हुआ, इसकी वजह से हो गया क्योंकि हमारे पास जो दशमलव प्रसार है, कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत के लिए हमें देखना है कि 2 और 5 के अलावा और कौन सा आ गया। तो यहाँ पे 1325 में ये हमारे पास अशांत हो गया। तो दूसरे पार्ट में अगर देखें, बात करें, अगर सबकी बात कर ले तो यहाँ अगर 8 के लिए तो 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। तो 8 के लिए तो देखो सारे 2 ही आए, 8 2 गुना में 2 गुना में 2, तो ये 8 हो गया हमारे पास। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कैसा है, हमारा शांत है। अगले वाला देखते हैं, तीसरे वाले पार्ट में देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास 455, 2 पे तो कैंसिल होता नहीं, और यहाँ पे हमारे पास 5 और 5 10 और 4 14 है, तो ये 3 पे भी नहीं होता। तो 5 पे किया, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 7 पे करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 455 ये 5 गुना में 7 गुना में 13। अब देखो ये भी 5 के अलावा 7 और 3 आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार भी अशांत है और इसका दशमलव प्रसार भी अशांत है। आगे इसको देखते हैं। 1600 के लिए 1600। अब 2 पे किया तो 800 आ गया, फिर 2 पे किया तो 400 आ गया, फिर 2 पे किया तो 200 आ गया, फिर 2 पे किया तो 100 आ गया, फिर 2 पे किया तो 50 आ गया, फिर 2 पे किया तो 25 आ गया, फिर 5 पे किया तो 5 आ गया और 5 पे किया तो 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो सारे अभाज्य गुणनखंड क्या आए, या तो 2 है और या फिर 5 है, तो ये भी शांत होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो सही है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए जो सही हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि इन दोनों में से आप किसी पे भी टिक मार्क करते हैं, इन दोनों में से आप किसी पे भी टिक मार्क करते हैं तो आपका आंसर सही होगा। ये कई बार इस तरह की मिसप्रिंट हो जाती है या गलती हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि मुझसे भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इसको लिखते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, तो आप ध्यान रखेंगे कि ए
और सी, इसके दोनों ही, इन दोनों के जो दशमलव प्रसार है वो कैसे होंगे, अशांत होंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक को चेंज कर ले, मान लो इसकी जगह पे, सी की जगह पे मैं ये लिख दूं, मैं अब ये तो देखो शांत है, दोनों क्लियर है, और मैं अगर यहां इसकी जगह पे ऐसे लिख दूं कि ये तो है 15/16 और यहां पे मैं लिख दूं 13/21। अब आप देखो 16 के तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसमें तो सारे 2 आएंगे, तो ये तो शांत होगा। और यहाँ पे इसके जो गुणनखंड बनेंगे, भाज्य गुणनखंड, वो 3 और 7 बनेंगे, तो 3 और 7 बनेंगे, यानी कि 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है वो संख्या बतानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ए में है 29/343। 343 को अगर हम करें, 343 2 पे नहीं होगा, 3 पे, 3 और 4 7 और 3 10, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 7 पे चेक करते हैं, 7 चौके 28 और 7 में 63, फिर 7 पे किया और फिर 7 पे किया, तो 343 के लिए आ गया 7 गुना में 7 गुना में 7। तो ये तो आसान तो होगा भाई, क्योंकि 2 और 5 के अलावा दूसरे आ रहे हैं भाज्य गुणनखंड यहाँ पे, तो ये तो आसान है। इसमें देखो 2 की शक्ति 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, और 5 की शक्ति 2, तो 5 की शक्ति 2, ठीक है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यही पूछा गया था। और 455 इसका अभी किया था हमने, ये 5 पे जा रहा है, 5 में 45, 5 एकम 5, और 7 पे किया तो 13, और 13 पे किया तो 1, तो 5 7 और 13, 7 और 13 की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो बी हमारा बन रहा है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोचना पड़ेगा आपको। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF होता है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का HCF होता है, कोई सी भी 2 ले ले, जैसे 1 और 2 ले ले, 4 और क्रमागत मतलब लगातार, 4 और 5 ले ले, 10 और 11 ले ले, कोई सी भी ले ले, तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन हो ही नहीं सकता एक के अलावा। तो 2 कोई सी भी लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, उनका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें कोई फैक्टर कॉमन आ ही नहीं सकता एक के अलावा। कोई सी भी 2 ले ले आप, 4 और 5 लिया तो इनमें से कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं हो सकता, 4 के इस तरह से बनाओ और 5 के बनाओ, कुछ कॉमन आने का ही नहीं एक के अलावा। तो कोई सी भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनका जो HCF होगा, ध्यान से प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उनका जो HCF होगा वो 1 होगा, और अगर उनका LCM पूछे तो उन दोनों की गुणा होगी। अगर उनका LCM पूछे तो उनका गुणनफल होगा, अगर LCM पूछा जाता है, और अगर HCF पूछा जाता है तो उनका 1 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं से कुछ महत्वपूर्ण MCQs किए हैं। प्यारे बच्चों, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप एग्जाम के लिए करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और एग्जाम के प्रति जो आपकी तैयारी है और मजबूत होती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।